हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट मंत्रा। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिशन की क्लास और ये यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास है। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से कराया जाएगा, जिसे एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है। ठीक है। और प्लस में 10 साल से अधिक के आपको पीवाई कुछ कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इस यूनिट 1 की क्लास में अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो यूनिट 1 की क्लास है। इसमें केवल और केवल टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिशन, लेकिन हम लोग इसी में साथ साथ क्या करेंगे कि अलग टॉपिक्स के भी अलग भी कुछ टॉपिक जो कि अदर यूनिट्स में है कवर करना है, लेकिन वो इसी टॉपिक से अगर जोड़ के किया जाए तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। तो हम लोग इस यूनिट में इस टॉपिक में हम लोग कुछ जो टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिशन एज अ डिसिप्लिन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट एंड सेकंड को, पब्लिक चॉइस अप्रोच को, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को और डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है। तो ये कुछ 6 टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे यहीं पे। ठीक है। जिसमें से आप लोग पब्लिक चॉइस अप्रोच, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, एनपीए, इन सबको भी हम लोग यहीं पे कवर करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करें इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो एज ए डिसिप्लिन की बात करेंगे हम लोग कि एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में ये कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। हालांकि जो पब्लिक एडमिशन इसका 2 डायमेंशन होता है, एक एना एक्टिविटीज होता है और एक फील्ड ऑफ स्टडी होता है, जिसे हम लोग डिसिप्लिन बोल रहे हैं। फील्ड ऑफ स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डिसिप्लिन। देखिए, अगर बात करें एक्टिविटीज के रूप में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन तब से है जब से ये पूरी सृष्टि में सोसाइटी बनी थी। ठीक है। बोले कि उसी समय से हो गई थी जब राज्य की स्थापना हुई तथा मनुष्य ने संगठित एवं अनुशासित रूप से किसी मान्य सत्ता के अधीन जीवन यापन करना सीखा। ठीक है। तो जिस टाइम पे ह्यूमन अपनी सोसाइटी बना रहा था, ठीक है, जब लोग अपने आप को संगठित कर रहे थे, तब से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटीज अप्लाई हो रही है। ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम लोग फील्ड ऑफ स्टडी की, तो एक विषय के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रारंभ है वो 1887 से मानी जाती है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसके पीछे का स्टोरी की जब वुडरो विल्सन एक ऐसे प्रकाशित करते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, तब से क्या होती है कि इस विषय को एक अलग रूप मिलता है, एक विषय के रूप में इसकी पहचान होती है। ठीक है। तो इसके पूरे के जो प्रयास थे वो कुछ इस प्रकार से हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कौटिल्य की बात करें तो जो कौटिल्य हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गलत स्पेलिंग हो गया है। ठीक है। कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र लिखते हैं, मैकियावेली का द प्रिंस है, अरस्तु का पॉलिटिक्स है, प्लेटो का रिपब्लिक है, हैमिल्टन का फेडरलिस्ट है। ठीक है। ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही बुक्स हैं, लेकिन इन्होंने एक नए विषय के रूप में या फिर एक अलग विषय के रूप में पब्लिक एडमिशन को स्थापित करने में असफल रहे। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन होता है। इसमें कुछ स्टेजेस आते हैं जिनको आपको रटने होंगे। ठीक है। ये यहाँ इस स्टेज से क्वेश्चन बन जाते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेज को रट लेते हैं। लेकिन जो सबसे पहला स्टेज आता है पब्लिक एडमिशन में वो आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी का। ठीक है। राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का कॉन्सेप्ट आता है। ये कब से, ये जो एरा है, ये जो समय है वो 1887 से लेके 1926 तक चलता है। दूसरा जो स्टेज है वो है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा स्टेज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि 1927 से लेके 1937 तक चलता है। तीसरा जो स्टेज है वो है एरा ऑफ चैलेंजेस। ठीक है। ये 1938 से लेके 1947 तक होता है। चौथा जो स्टेज है वो है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ये 1948 से लेके 1970 तक चलता है। और पांचवा जो है वो है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो कि 1970 से 1990 तक चलता है। ठीक है। और उसके बाद गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आता है 90 के बाद। ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कुल 5 स्टेज है जिनके नाम और उनके डेट याद रखेंगे। पहला था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी का, जो कि 1887 से 1926 तक चल रहा है। ठीक है। 1887 से लेकर 1926 तक। इसके अगले साल 27 में प्रिंसिपल आया था, जो दूसरा स्टेज है। पहले सबसे पहले क्या किया गया, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। उसके बाद इसके सिद्धांत लिखे जाते हैं। दूसरे स्टेज में क्या लिखे जाते हैं? इसके प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल 10 सालों तक लिखे जाते हैं, 1937 से लेकर 1927 से लेकर 1937 तक।
ठीक है। जब प्रिंसिपल लिख दिए जाते हैं तो हम उन सिद्धांतों को क्या किया जाता है, चैलेंज किया जाता है। बस एक स्टोरी बना लीजिए कि सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। जब दो भागों में ऐसे बांटा गया कि भाई पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, ठीक है। तो जब दो भागों में बांटा गया तो फिर इसका क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग से सिद्धांत, अलग से प्रिंसिपल लिखा गया दूसरे स्टेज में, और प्रिंसिपल 10 सालों तक लिखा गया, 27 से 37 तक। जब प्रिंसिपल लिख दिए गए तो फिर उस प्रिंसिपल को क्या किया गया, उन्हें चैलेंज किया गया। और 38 से अगले साल 1938 से 1947 तक क्या किया जाता है, यहाँ पे चैलेंज किए जाते हैं, ठीक है। चैलेंज जब किया जाता है तो क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी जो है वो क्राइसिस हो जाती है, उसकी खतरे में आ जाती है, इसकी जो पहचान है वो संकट में आ जाती है, ठीक है। चैलेंज सह नहीं पाती है। और 1948 से लेकर 1970 तक का जो समय है इसे हम लोग बोलते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की संकट के नाम से, ठीक है। और उसके बाद है पांचवा स्टेज पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव 1970 से लेकर 1990 तक। क्या है ये, पब्लिक पॉलिसी लोक नीति उपागम हम बोलते हैं इसको, 1970 से लेकर 1990 तक के काल को, ठीक है। तो ये स्टेज है जिनको आपको रटना होगा, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसे सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बन जाता है, या फिर डेट से मैच करने के लिए भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं एक स्टेटमेंट की जो देते हैं पीटर सेल्फ। क्या बोलते हैं पीटर सेल्फ, बोल रहे हैं कि द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप एज अ ऑफशूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक लॉ एंड until recently administration was a academic subject, was a very plain step sister of this older system, ठीक है। देखिए पब्लिक एडमिशन जो डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से ही डेवलप हुआ है, ये बात बोलना चाहते हैं पीटर सेल्फ, ठीक है। और वो बोलते हैं कि एज अ सब्जेक्ट ये क्या है, वे ये जो है वो ओल्डर सिस्टम का ही एक सौतेली बहन है, ठीक है, स्टेप सिस्टर की बात हो रही है। तो पीटर सेल्फ से हमें यह स्टेटमेंट याद रखना है। पीटर सेल्फ का बस दो वर्ड हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑफशूट याद रख लेते हैं या स्टेप सिस्टर याद रख लेते हैं, ठीक है। तो पीटर सेल्फ क्या करते हैं, अपने आप को एक सूट लगाते हैं, एक सूट करते हैं, ठीक है। तो पीटर सेल्फ क्या कर रहे हैं, अपने आप को सूट किए हैं, तो ऑफशूट से याद रख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट याद रह जाएगा, ठीक है। तो ऑफशूट की बात या वेरी प्लेन स्टेप सिस्टर की बात कौन करता है, तो ये पीटर सेल्फ करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है स्टेजेस। देखिए इवोल्यूशन का जो स्टेज है वो जनरल वे में हम लोग यही स्टेज याद रखते हैं, ठीक है। ये जो 5 स्टेज है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी 1887 से 1926, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937, एरा ऑफ चैलेंजेस 1938 से 1947, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 1948 से 1970 और पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव 1970 से लेकर 1990, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग हैं, कुछ अलग अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसके स्टेजेस डिवाइड किए हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं ग्लोम्बोवेस्की, ठीक है। ग्लोम्बोवेस्की क्या करते हैं, ये 4 स्टेजेस देते हैं। पहला देते हैं एनालिटिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा देते हैं कंक्रीट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा देते हैं साइंस ऑफ मैनेजमेंट और चौथा देते हैं पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, ठीक है। ये 4 भाग में डिवाइड करते हैं चीजों को। कौन है पहला, एनालिटिक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा क्या दे रहे थे वो कंक्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा साइंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की है और चौथा बोले हैं पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को। इसे याद कैसे रख सकते हैं, देखिए ग्लोम्बोवेस्की के इन चारों स्टेज के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं। एनाकोंडा के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक सांप होता है लंबा सा, मूवी में आया था एनाकोंडा। तो एनाकोंडा का साइंस पॉलिसी, ठीक है। अगर ये लाइन आप याद रख जाए तो ये ग्लोम्बोवेस्की का ट्रिक बन जाएगा। देखिए एना का मतलब होता है एनालिटिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कोंडा का मतलब होता है कॉन्क्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस का मतलब साइंस ऑफ मैनेजमेंट और पॉलिसी का मतलब पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, एनाकोंडा का साइंस पॉलिसी, एनालिटिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कंक्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को वो 2 भाग में डिवाइड करते हैं, इंटरपेनिट्रेशन के बारे में और फिर अगला बोलते हैं वो प्रोग्रामेटिक इसके कैरेक्टर से, ठीक है। इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं ग्लोम्बोवेस्की, उसको भी यहीं देख लेते हैं हम लोग। वो देते हैं लोकस एंड फोकस का। कहते हैं लोकस एंड फोकस का। लोकस का मतलब होता है वेयर, लोकेशन की बात करते हैं, वेयर के आंसर देता है, और फोकस का मतलब होता है टारगेट, गोल की बात करता है, वाट के आंसर देता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकस एंड फोकस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो लोकस एंड फोकस का कॉन्सेप्ट ग्लोम्बोवेस्की ने दिया है। ग्लोम्बोवेस्की बोलते हैं कि अपने गोल पर फोकस करिए। कहां फोकस करिए, ग्लोम्बोवेस्की क्या बोलते हैं, कहां फोकस करिए, गोल पर फोकस करिए,
ठीक है, गोल का लोकेशन क्या है उस पर फोकस करिए। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं कि लोकस एंड फोकस, फोकस कहाँ करना है आपने, गोल पे करना है। तो लोकस एंड फोकस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ग्लोम्बोवेस्की ने दिया है। तो ये बस ट्रिक था, इसे याद रख सकते हैं आप। अगला जो है वो है निकोलस हेनरी। निकोलस हेनरी भी कुछ स्टेज की बात करते हैं और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है निकोलस हेनरी के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, निकोलस हेनरी कुल 6 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं हाँ इवोल्यूशन को। पहला बोलते हैं वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, जो हमारा जनरल इवोल्यूशन का स्टेज है वैसा ही सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, देख लेते हैं उसको। पहला क्या है, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, लेकिन वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, 1887 से स्टार्ट कर रहे थे, 1887 से 1926 तक चल रहा था, 1926 तक। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, 1890 टू 1926, यहाँ पे 1890 से 1926 तक चलेगा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। ठीक है, दूसरा जो स्टेज है वो है द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 से 1937 तक चलता है। 1927 से लेके 1937 तक दूसरा स्टेज चलता है। ये दोनों के दोनों स्टेज क्या है, लगभग सेम है। ठीक है, तीसरा स्टेज जहां वहां पे हम लोग देख रहे थे एरा ऑफ चैलेंज की बात, यहां एरा ऑफ चैलेंज की जगह पे यूज करते हैं एरा ऑफ चैलेंज को दो भाग में डिवाइड करके, पॉलिटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस और दूसरा बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ठीक है, एक बताते हैं कि 1950 से लेके, देखिए 37 से लेके 50 तक इनका कुछ नहीं है, ये गैप है रियल में। ठीक है, वो जो तीसरा स्टेज अपना दिए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस, वो देते हैं 1950 से लेके 1970 तक के समय को। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मैनेजमेंट, वो बताते हैं 1956 से लेके 70 तक। हाँ, यहाँ ओवरलैप कर रहा है। अब देख रहे हैं कि 50 से लेके 70 तक की बात की गई है और यहाँ पे 56 से लेके 70 तक की बात की गई है, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं 56 से 70 तक। ठीक है, तो दो और स्टेज हम लोग याद किए। पहला, ये दोनों तो आपको याद रह जाएंगे, नॉर्मल जैसा ही है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस और चौथा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस या मैनेजमेंट। फिर जो पांचवा स्टेज आता है वो आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवें स्टेज में क्या आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल जाता है, जो कि 1970 से लेकर अब तक चल रहा है। और गवर्नेंस का जो एरा है वो 1990 से के बाद चल रहा है। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पहचान मिली इनकी, निकोलस हेनरी को 1970 के बाद मिली है। ठीक है, और गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट 1990 के बाद चलते आ रहा है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेजेस को। तो हम लोग सबसे पहले स्टेज को देखेंगे, जो कि हमारा क्या है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। ठीक है, ये पहला स्टेज है। देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, जो भी स्टेजेस हम लोग पढ़ेंगे उसमें थोड़ी सी स्टोरी पढ़ेंगे उस स्टेज के बारे में और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या रखना है, उस स्टेज की स्टोरी याद रखनी है, उसमें कौन कौन से बुक किन थिंकर्स के द्वारा लिखी गई है वो याद रखना है, और कौन कौन से थिंकर्स आ रहे हैं उस स्टेज में वो एक चीजें याद रखनी है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी की। ये जो एयर टाइम है, ये जो स्टेज है, इसका समय है 1887 से लेकर 1926 तक। ठीक है, बिगिनिंग बाय वुड्रो विल्सन, किसके द्वारा स्टार्ट होती है ये वुड्रो विल्सन के द्वारा स्टार्ट होती है, जब वो प्रकाशित करते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में। ये एक ऐसे है, ठीक है, जिसे वो किस में पब्लिश किए थे, इसे हम लोग देखे हैं पहले क्लासेस में। वो इसे पब्लिश करते हैं पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के अंदर। ठीक है, एक मैगजीन है, ठीक है, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। उसके अंदर क्या करते हैं, अपने एसे को वो पब्लिश करते हैं और तब से मानी जाती है कि यहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट क्या हुआ, इसे पहचान मिली। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिमूव्ड द हरी एंड स्ट्रिप ऑफ पॉलिटिक्स। बोलते कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो राजनीति के जल्दीबाजियों को और गलतियों को क्या करता है, रिमूव करता है, हटाता है, खत्म करता है, कम करता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, रिमूव करता है द हरीनेस टाइप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके गलतियों को, इसके जल्दीबाजियों को ये हटाता है। ठीक है, वो भरोसा करते हैं, बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। और किस चीज को मानते हैं, वुड्रो विल्सन मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है। ठीक है, वुड्रो विल्सन बोलते हैं आगे कि टू स्ट्रेंथन द पाथ ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या करता है, गवर्नमेंट के पाथ को मजबूत करता है। टू मेक इट्स बिजनेस मोर बिजनेस लाइक, जो भी गवर्नमेंट के काम है उसको और अच्छे से, उसको और बिजनेस लाइक बनाता है और अच्छे से कंप्लीट कराता है। ठीक है,
टू स्ट्रेंथन द प्यूरिफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, ये मजबूत करता है और प्यूरिफाई करता है हर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। टू क्राउन इट्स ड्यूटी विद ड्यूटीफुलनेस, और ये अपने ड्यूटी को कैसे निभाता है, पूरी ईमानदारी से निभाता है। तो ये बातें बोलते हैं वुड्रो विल्सन, ठीक है। वुड्रो विल्सन के और अगला क्या स्टेटमेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बोले कि इट इज गेटिंग, देखिए ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जा चुका है, बोले इट इज गेटिंग हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन, बोला कि किसी संविधान को बनाने से ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा हार्ड है उसे रन कराना, उसे लागू करना, उसे चलाना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इसे आप लोग बहुत याद करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप रख सकते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है और ये लगभग पूछते रहता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि किसी संविधान को बनाने से ज्यादा मुश्किल है उस संविधान को चलाना, ठीक है। इट इज गेटिंग हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। आगे बोलते हैं पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद द पॉलिसी मेकिंग व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसी। देखिए यहां पे बात की है वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी की, बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है। कैसे, बोले कि पॉलिटिक्स क्या करता है, कंसर्न करता है पॉलिसी मेकिंग से, मतलब कि पॉलिटिक्स का जो काम है वो है पॉलिसी मेकिंग करना, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज कंसर्न विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, उन पॉलिसियों को लागू कराता है, इंप्लीमेंट करता है। क्लियर हो गया, तो ये स्टेटमेंट देते हैं। दूसरा अगला स्टेटमेंट देखते हैं, बोले कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन आर नॉट द पॉलिटिकल क्वेश्चन, बोलते कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं है, दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। आगे बोलते हैं कि द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द लेटेस्ट फूस्ट ऑफ दैट द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, बोलते कि जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टडी ऑफ जो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है उसी का क्या है, लेटेस्ट फ्रूट है, आधुनिक फल है, ठीक है, उसी से निकल के आया हुआ है। क्लियर हुआ, तो ये स्टेटमेंट देख लिया हम लोग, बाकी लॉ वाला स्टेटमेंट हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं निकोलस हेनरी क्या बोल रहे हैं। निकोलस हेनरी थोड़ा तारीफ कर देते हैं वुड्रो विल्सन की, बोलते हैं कि वुड्रो विल्सन लार्जली सेट द टोन फॉर द अर्ली स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बोलते हैं कि जो वुड्रो विल्सन है वही टोन सेट किए हैं, किस चीज का, जो प्रारंभिक स्टडी हो रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो प्रारंभिक स्टडी है उसके लिए, मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट देते हैं कि वुड्रो विल्सन क्या है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और उन्हीं की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ स्टडी ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फ्रैंक जे गुडनाउ, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर माने जाते हैं। फ्रैंक जे गुडनाउ एक बुक लिखते हैं पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनका बुक का नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1900 के अंदर बुक लिखी जाती है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसीज और एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट विल है, कि पॉलिटिक्स क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है और जो स्टेट विल है, जो राज्य की इच्छा है उसे एक्सप्रेस करता है, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एग्जीक्यूशन करता है उन पॉलिसियों का, उन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराता है। ये बात बोलते हैं गुडनाउ। पीटर सेल्फ क्या बोलते हैं, पीटर सेल्फ यहाँ पे बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इज मीन एंड पॉलिटिक्स इज एन एंड, बोलते हैं देखिए जब भी हम लोग पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे मीन की या एंड की, तो मीन का मतलब होता है यहाँ पे साधन, किसी काम को करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो साधन यूज करते हैं उसको हम लोग मीन बोलेंगे, और एंड का मतलब होता है गोल। क्या है एंड का मतलब, हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, गोल मानेंगे, लक्ष्य से मानेंगे। तो पीटर सेल्फ बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन वो साधन है जिससे पॉलिटिक्स को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन साधन है और पॉलिटिक्स गोल है, लक्ष्य है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधक के रूप में काम करता है। वो आगे बोलते हैं कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आर्क का कॉन्सेप्ट देते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप, ठीक है। जैसे हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो हम लोग क्या बनाते हैं, कोण बनाते थे, इसके लिए एक इधर से आर्क बनाते खींचते थे और इधर से आर्क बना खींचते थे, और जो बिंदु मिला उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, अपना बना लेते थे एंगल, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आर का कॉन्सेप्ट देता है, बोलते हैं कि पॉलिसी मेकिंग इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव विल एंड द पॉलिटिकल विल आल्सो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है हमारा, वो ना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव विल बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव विल और पॉलिटिकल विल दोनों के इन्फ्लुएंस से बनता है, मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। वो बोलते हैं कि इधर से कुछ इच्छा रखता है एडमिनिस्ट्रेशन और इधर से कुछ इच्छा रखता है पॉलिटी, और जब दोनों जहां पे मिलते हैं वहीं पे क्या बन के आती है, वहां पे पॉलिसी बनती है, ठीक है। मतलब कि पॉलिसी बनाने में क्या हो रहा है,
एडमिनिस्ट्रेटिव विल भी इन्फ्लुएंस कर रही है अपनी, और पॉलिटिकल विल, दोनों के दोनों क्या करते हैं अपने इन्फ्लुएंस करते हैं, तब जाके एक पॉलिसी बनती है। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आर्क का कॉन्सेप्ट। और ये किसने दिया है? पीटर सेल्फ ने दिया है। तो पीटर सेल्फ की कुछ बातें हम लोग याद रख लिए अभी तक। एक ऑफशूट वाला डेफिनेशन दिए थे, ये ऑफशूट और प्लेन स्टेप सिस्टर की बात किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन इज मीन एंड पॉलिटिक्स इज एंड की बात की है, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आर्क का कॉन्सेप्ट देते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टेज की, ठीक है। ये है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे सिद्धांत लिखे गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ये जो समय है, इसका जो समय है वो है 1927 से लेकर 1937 तक, ठीक है। इसे गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसे याद रखिएगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो इसी एरा के दौरान लिखे गए हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसे क्लासिकल एरा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। और इसे स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी के नाम से भी जानते हैं। ये तीन वर्ड्स आप लोग याद रखिएगा, गोल्डन एरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या क्लासिकल एरा, या स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इस स्टेज में इंफेसाइज किया गया है द प्रिंसिपल अप्रोच को, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। बिलीव करता है, बिलीव इन द यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल। इसमें जो भी प्रिंसिपल लिखे गए हैं वो क्लासिकल एरा है, और क्लासिकल थिंकर्स के द्वारा लिखे गए हैं। और क्लासिकल थिंकर्स का मानना था कि जो भी प्रिंसिपल हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या है? वो यूनिवर्सलिटी रखते हैं, वो यूनिवर्सल है, मतलब वो वैश्विक है, वो हर जगह लागू किए जा सकते हैं, ऐसा मानना है। ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा, आगे भी समझना होगा इसको, ठीक है। तो जो क्लासिकल एरा है या फिर जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो थिंकर्स है उनका मानना है कि जो भी प्रिंसिपल्स दिए जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या है? वो यूनिवर्सल है और वैश्विक है, वो सभी जगह एक समान रूप से लागू हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मोहित भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज वर्चुअली ड्रॉप्ड इन दिस स्टेज। तो देखिए, इतने ज्यादा प्रिंसिपल लिखने पे फोकस कर दिया गया कि जो पब्लिक एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी को क्या कर दिया गया? भूल गए लोग, और उस पर ही बात नहीं कर रहे हैं, वो वर्चुअली ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये बात करते हैं मोहित भट्टाचार्य। खैर, हम लोग को ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं इस एरा में कौन कौन से बुक हैं। इस एरा में एक बुक लिखते हैं विलोबी का बुक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टार्टिंग होता है 1927 में, ठीक है। इसी बुक के साथ ये जो एरा है वो स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के साथ ही प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एरा स्टार्ट होता है, क्योंकि 1927 से स्टार्ट होता है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये विलोबी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला है मून एंड रिले का बुक, ऑनवर्ड इंडस्ट्री या फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दो बुक्स हैं, हालांकि ये दोनों बुक्स जो है इनके नाम अलग अलग है एक ही बुक। ऑनवर्ड इंडस्ट्री जो कि 1931 में लिखी गई है, इसी को ट्रांसलेट करके प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जब इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ, ठीक है। कब? 1939 ईस्वी में। ये किसके बुक है? ये मून एंड रिले के बुक है। उसके बाद है फ्यूल का बुक आता है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वो 1916 में लिखते हैं। एमपी फॉरेट का बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, जो कि 1924 में लिखी जाती है। गुलिक एंड ओरिविक का बुक है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937 में लिखी जाती है, ठीक है। तो इन बुक्स को हम लोग याद रखने की कोशिश कर लेते हैं। कैसे याद रहेगा वो देख लीजिए। देखिए, अगर आप पीजी कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे एचओडी होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वहां पे प्रिंसिपल नहीं होते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो, ठीक है। तो प्रिंसिपल है नहीं है, मतलब कि प्रिंसिपल वाला पोस्ट वहां पे विलो है, ठीक है। तो विलोबी क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं विलोबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक 1927 में देते हैं। मुने एंड रीले, देखिए मुने क्या करते हैं? एक ऋषि मुनि है जो कि रील बनाते हैं। ये कितनी ऑकवर्ड बात है कि ऋषि मुनि रील बना रहे हैं, तो ऑकवर्ड को ऑनवर्ड कर लेते हैं हम लोग। ऑनवर्ड इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। रील इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, ये ऑकवर्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। तो 1931 में लिखी जाती है, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी का ट्रांसलेटर वर्जन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1939 में लिखी जाती है। हेनरी फ्यूल क्या किए हैं कि जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को फैला के रख दिए हैं। जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को क्या किए हैं? फैला दिए हैं, और ये बुक लिखते हैं 1916 में। मैरी पार्कर फॉलेट, हम लोग बात करते हैं, ये एमपी फॉलेट माता जी हैं, मतलब एकमात्र लेडीज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स के अंदर, और ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव एक्सपीरियंस रखती हैं।
कब? 1924 में। 24 घंटे इनके दिमाग में क्रिएटिव एक्सपीरियंस चलते रहता है। 1924 में ये बुक लिखा गया है एमपी फॉलेट के द्वारा। गुलिक एंड उर्विक का बुक है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। ठीक है, पेपर गल सकता है और पेपर उड़ सकता है, तो गुलिक एंड उर्विक। ठीक है, पेपर क्या हो सकता है? गल सकता है, पेपर उड़ सकता है, तो गुलिक एंड उर्विक दोनों का बुक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिशन 1937 में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड स्टेज। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेज की। क्या है थर्ड स्टेज? बोला कि द एरा ऑफ चैलेंजेस। थर्ड स्टेज का नाम क्या है? द एरा ऑफ चैलेंजेस। ये 1938 से लेके 1947 तक लिखी चलती है। ठीक है, 1938 से लेके 1947 तक एरा ऑफ चैलेंजेस चलते हैं। इसमें एडवोकेसी की जाती है ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल अप्रोच की। इसमें क्या की जाती है कि केवल आप प्रिंसिपल पे बात मत करिए, केवल सिद्धांत पे बात मत करिए। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के थिंकर्स, तो वहां पे देखेंगे कि क्लासिकल थिंकर्स जैसे टेलर हो गए या फिर जो लोग भी क्लासिकल थिंकर्स थे, वो लोग केवल और केवल प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है, उन्हें वो टेलर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ऐसे उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि वो ह्यूमन को एज ए मशीन कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है, तो जब अगला स्टेज आता है द एरा ऑफ चैलेंजेस, तो यहाँ पे बात की जाती है कि आप ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को अपनाइए, ह्यूमन को एज ए मशीन कंसीडर ना करके ह्यूमन को एज ए ह्यूमन कंसीडर करिए। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड से क्या रखेंगे कि ये ह्यूमन रिलेशन की बात करता है और बिहेवियरल अप्रोच की बात करता है। फर्स्ट टू पैराडिज्म वाज रिजेक्टेड। इसने क्या किया? पहले के जो दो पैराडिज्म है उसे रिजेक्ट कर दिया। जहां के जो थिंकर्स हैं वो डायकोटोमी वाले एरा को और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिशन वाले एरा दोनों को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। इसमें इस एरा से कौन कौन थिंकर्स हैं? देखिए, एफएम मार्क्स हो गए, एपल्लबी हो गए, मायो, बर्नार्ड, साइमन, वाल्डो। ठीक है, ये सब के सब क्या है? इस एरा से संबंधित है। इनका नाम याद रखिए आप लोग। एफएम मार्क्स, ठीक है, एपल्लबी, एल्टन मेयो, बर्नार्ड, साइमन और वाल्डो, ये सब एरा ऑफ चैलेंज वाले से संबंधित है। ठीक है, साइमन का जो स्टडी अप्रोच है, आगे हम लोग पढ़ेंगे साइमन का, जब हम लोग थिंकर्स पढ़ेंगे साइमन, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं साइमन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और उस कॉन्सेप्ट को देने के लिए वो क्या करते हैं? लॉजिकल पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी को स्टडी करते हैं। हम लोग रिसर्च में पढ़ते हैं कि जब हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं तो एक मेथोडोलॉजी से करते हैं। तो कौन सा मेथोडोलॉजी अपनाते हैं साइमन? तो ये अपनाते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल का एक बुक है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनका बुक का नाम क्या है? द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिशन 3 प्रॉब्लम्स, जो कि 1947 में लिखी जाती है। याद कैसे रहेगा? देखिए, रॉबर्ट ने क्या किया? हमें 3 प्रॉब्लम में डाल दिया। तो 3 प्रॉब्लम में डाल दिया, 3 प्रॉब्लम में डाल दिया मतलब कि डहल ने है। 3 प्रॉब्लम में डाल देना मतलब कि डहल का बात हो रही है। ठीक है, कब? 1947 में, जब भारत आजाद हुआ, ये 3 प्रॉब्लम में चला गया कि भाई इसका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास कैसे होगा। हालांकि ये ट्रिक है। ठीक है, तो 3 प्रॉब्लम्स वाला बुक किसका है? रॉबर्ट डहल का है, 1947 में। क्या बोलते हैं वो? कि वी आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिशन। हम लोग अभी साइंस बनाने में, पब्लिक एडमिशन को साइंस बनाने में बहुत दूर हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। रॉबर्ट डहल क्या करते हैं? 3 प्रॉब्लम में डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिशन बनने में बहुत टाइम है, बहुत दूर है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिशन बनना। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रॉब्लम्स की बात करते हैं रॉबर्ट डहल, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रॉबर्ट डहल बोलते हैं, पहला, द प्लेस ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यूज इज मेड क्लियर। बोलते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसे अपने नॉर्मेटिव वैल्यूज को क्या करना होगा? सबसे पहले क्लियर करना होगा कि इसके नॉर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या बोलते हैं कि द नेचर ऑफ मैन इज द एरिया इन द एरिया पब्लिक एडमिशन इज बेटर अंडरस्टैंड। बोलते हैं कि जो पब्लिक एडमिशन की एरिया है, इसमें लोगों की नेचर को समझना होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो? नॉर्मेटिव वैल्यूज, मतलब पब्लिक एडमिशन के नेचर को समझिए, इसके नॉर्म्स को समझिए, फिर लोगों के नेचर को समझिए, नेचर ऑफ मैन की बात करते हैं। और तीसरा बोलते हैं कि देयर इज अ बॉडी ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी। और तीसरा प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें क्या होनी चाहिए? हमारे पास एक कॉम्परेटिव स्टडी की बॉडी होना चाहिए, जिसे हम लोग सीपीए पढ़ेंगे, कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो बोलते हैं कि कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी होनी चाहिए जो अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देशों की क्या करे? पब्लिक एडमिशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टडी करे और फिर चीजों को सुधारे। ठीक है, तब जाके ये क्या बन सकता है? साइंस ऑफ पब्लिक एडमिशन बन सकता है। तो ये 3 प्रॉब्लम की बात करते हैं। पहले बोलते हैं कि पब्लिक एडमिशन को अपने नॉर्मेटिव वैल्यूज को क्लियर करने होंगे, नेचर ऑफ मैन को बेहतर समझना होगा और बॉडी ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी डेवलप करनी होगी।
ठीक है, तो रॉबर्ट डॉल का बुक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं थर्ड जो तीसरा एरा है, इससे संबंधित कुछ बुक्स। कौन कौन से बुक हैं? तो एक देखते हैं हम लोग बर्नार्ड का बुक। बर्नार्ड लिखते हैं द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 के अंदर। ठीक है, याद कैसे रहेगा? हमें अगर कुछ भी बनाना है, ठीक है, बर्नार्ड को हम लोग बनाने से याद रखते हैं। कुछ भी बनाना है तो हमें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ फंक्शंस करना होगा। और हम लोग फंक्शन क्यों करते हैं? ताकि कुछ बना सकें। तो बर्नार्ड का है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 के अंदर लिखते हैं ये बुक। एफएम मार्क्स का बुक है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिशन। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको पब्लिक एडमिशन के हर एलिमेंट्स को क्या करना होगा? स्टडी करना होगा। तो एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिशन जो बुक है 1946 में, वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है एफएम मार्क्स के द्वारा। आगे एक बुक पढ़ेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे पब्लिक नहीं होगा, मतलब पब्लिक उड़ गया, तो पब्लिक उड़ जाएगा तो वो बुक हो जाएगा उर्विक का। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उर्विक के उस बुक को। तो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वो उर्विक का हो जाएगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स की बात कौन कर रहे हैं? एफएम मार्क्स कर रहे हैं 1946 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग साइमन के। साइमन एक बुक लिखते हैं द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1947 में। क्या बोलते हैं वो? प्रोवर्ब्स, कहावत की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक कहावत बन चुका है। द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं और वो 1947 में लिखते हैं। अगला बुक लिखते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में ही एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखते हैं। तो ये दो बुक आपको साइमन का याद रखना होगा। रॉबर्ट डॉल का बुक हम लोग देख लिए थे, 3 प्रॉब्लम्स की। ठीक है, उसके बाद वाल्डो का बुक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में। कौन सा बुक लिखते हैं ये? वाल्डो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट लिखते हैं, प्रशासनिक राज्य का नामक बुक लिखते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। कब? 1948 में। तो आशा करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, इसके जो भी बुक्स हम लोग आज पढ़े उसे याद रखिएगा। आज के लिए हम लोग 3 स्टेज को ही रखते हैं, कल से हम लोग चौथे और 5वें स्टेज को भी देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एनपीए को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाती है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्लीज।